हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, जो 20 मार्च को आरबीएससी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है उनको हम देख रहे हैं। कई बच्चे पूछ रहे थे सर ये प्रश्न बोर्ड में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इन्हीं में से ही बोर्ड में प्रश्न आएंगे। उसका पैटर्न ही यही है, इसी टाइप के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, और आज हमने छोटे प्रश्नों के साथ साथ 2-2 मार्क के भी क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है। और आज प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को बच्चों आज हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिए हुए परपथ में x तथा y बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड y ऑफ द सर्किट शोन इज। बच्चों, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। जब व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है तो जो बीच वाला सर्किट है, ये वाला, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है। तो बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज में ये प्रतिरोध होता है P, ये होता है Q, ये होता है R और ये होता है S। जब P अपॉन Q का अनुपात R अपॉन S के बराबर होता है तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, बीच वाली जो प्रतिरोध होता है इसमें धारा नहीं बहती है। तो पहले चेक करेंगे कि ये संतुलन में है क्या। P का मान 20, Q का मान 20, R का मान 20 और S का मान 20, तो 1 बराबर 1, ये संतुलन में है। तो बीच वाले सर्किट में धारा नहीं बहेगी। तो ऊपर से मान लीजिए इधर से I करंट गई तो इधर ये I1 और नीचे चली जाएगी I2, और ये I1 घूम के आगे चली जाएगी I1, इधर से नीचे से ये I2 चली जाएगी और वापस से बाहर I निकल जाएगी। अब ऊपर के दोनों श्रेणी क्रम में इन्हें जोड़ेंगे, 20 और 20 40, नीचे के दोनों श्रेणी क्रम में 40 और ये आपस में समांतर क्रम में, तो इसीलिए इनका आंसर आ जाएगा 20 ओम। बच्चों, कभी भी अगर व्हीट स्टोन ब्रिज मिल जाए तो अगर उसमें P का मान 20 है, Q का मान 20 है, R का मान 20 है, S का मान 20 है, तो उसका आंसर भी 20 ही होगा। कई कंडीशन में से R देता है, R R R, तो इसका आंसर होगा हमेशा R। ठीक है, डायरेक्ट इसको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों जिनकी ध्रुव प्रबलता 1 एम्पियर मीटर है के मध्य की दूरी 10 सेमी है तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर इज 10 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बिटवीन देम इज। तो बच्चों, ध्रुव प्रबलता ये होती है स्मॉल m, पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो स्मॉल m है, उसका मान दे रखा 1 एम्पियर इंटू मीटर। तो दोनों की m1 की वैल्यू भी यही है और m2 की भी यही है। उनके बीच की दूरी जो r है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 की घात -1 मीटर। तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा F बराबर μ0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की घात -7 इंटू 1 अपॉन 10 की घात -1 का वर्ग करेंगे तो -2 ऊपर जाएगी तो +2, 10 की घात -7 में +2 जोड़ेंगे तो 10 की घात -5 न्यूटन। तो बच्चों, इसका आंसर है सी, या हम बोलेंगे सा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई 2 स्रोत लिखिए। राइट एनी 2 सोर्सेस टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र एक तो चुंबक के द्वारा ही उत्पन्न होता है जो मैग्नेट होती है, और दूसरा गतिमान आवेश। ठीक है, और गतिमान आवेश ही तो विद्युत धारा होती है और धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हमें 2 आंसर लिखने हैं, एक तो चुंबक मैग्नेट और गतिमान आवेश। अगला प्रश्न, अनंत रेखीय आवेश का आवेश घनत्व 2 माइक्रो कूलम पर मीटर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जो इस रेखीय आवेश से लंबवत 5 सेमी दूरी पर हवा में रखा हुआ है। चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इन्फिनिट
इन्फिनाइट लीनियर चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम पर मीटर. Determine the value of electric field intensity at a point which is 5 centimeter away perpendicularly from this linear charge in air. तो बच्चों एक अनंत लंबाई का तार है ऐसे, और उस पर जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है. तो हमें इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है. तो इसका सूत्र हमें पता है, इसका सूत्र E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r. यहाँ जो आवेश घनत्व है लैम्डा, इसका मान दे रखा है 2 माइक्रो कूलम पर मीटर. तो ये माइक्रो हटाना पड़ेगा, तो 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, और दूरी है r बराबर 5 सेंटीमीटर. तो इस सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, क्योंकि बच्चों सभी न्यूमेरिकल करते समय MKS पद्धति में मान को बदलना है. तो E बराबर 2k का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 और लैम्डा का मान है 2 गुणा 10⁻6 अपॉन 5 गुणा 10⁻2. तो ऊपर आ जाएगा 36 गुणा 10⁻3, और ये -2 ऊपर ले जाएंगे तो +2 अपॉन 5. तो 7.2 गुणा 10⁵ वोल्ट बटा मीटर. अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए. तो किसी कुंडली में बच्चों जब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो उसे ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं, राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो इसके द्वारा हम धारा ज्ञात करते हैं. तो धारा वाली लाइन हमको लास्ट में बोलनी है. तो दाएं हाथ को बनाएंगे हम, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है. ठीक है, यहाँ लिखेंगे F, यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे I. ठीक है, जो चीज़ हम ज्ञात करेंगे उसे लास्ट में बोलेंगे, तो इसे लास्ट में बोलना है. तो इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं, और तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा बल की दिशा में हो या चालक की गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताती है. अगला प्रश्न है 10 फेरों वाली एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.8 वेबर से घटकर 0.2 वेबर रह जाता है. कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए. मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कॉइल having 10 turns decreases from 0.8 Weber to 0.2 Weber in 0.1 second. Find out induced EMF across the end of the coil. तो बच्चों फेरों की संख्या है 10. चुंबकीय फ्लक्स प्रारंभ में कितना है, φ1 बराबर 0.8 वेबर, और कितने समय बाद डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड में वो घटकर रह जाता है 0.2 वेबर. तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा. उसका सूत्र होता है E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. तो एक तो फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे तो डेल्टा फाई बराबर होता है φ2 माइनस φ1. φ2 की वैल्यू है 0.2 माइनस 0.8, तो फ्लक्स में परिवर्तन आता है -0.6 वेबर. ठीक है, तो E बराबर -n की वैल्यू है 10, डेल्टा फाई की वैल्यू -0.6 और डेल्टा टी का मान है 0.1. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो E बराबर 60 वोल्ट. इतने वोल्टेज उत्पन्न होंगे. क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए. बच्चों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं और बंद लूप नहीं बनाती हैं, खुले वक्रों की बातें होती हैं. ठीक है, इस तरीके से हम 2 प्रॉपर्टीज इसकी लिख देंगे. समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए. डिफाइन
इक्विपोटेंशियल सरफेस, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। x बराबर 4 ओम एवं y बराबर 48 गुणा 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर x व y के लिए संगत मान होंगे। बच्चों देखो, जो x है x बराबर 4 ओम है, तो x भौतिक राशि कौन है? ओम। ओम मतलब ये ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। तो x तो प्रतिरोध है, ठीक है। और y जो है वो है 48 गुणा 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता। अगर हम तार की लंबाई आदि करेंगे तो हम जानते हैं किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो अगर हम तार की लंबाई आधी कर देंगे तो तार का प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा और अब उसका प्रतिरोध होगा 2 ओम। तो x का आंसर आ जाएगा 2 ओम। लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, या जो प्रतिरोधकता होती है, बाई कौन है यहाँ पर? प्रतिरोधकता। यह लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए तार की लंबाई कितनी भी करें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान उतना ही रहेगा। तो x और y के ये मान नए आएंगे। बच्चों इस 2 चित्र दे रखे हैं। दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस बार डॉट के रूप में लिखी। दो बच्चों, इस कॉइल में यहाँ ये तार में धारा बह रही है सीधी रेखा, और ये पॉइंट तार की सीध में है। तो जब कोई पॉइंट तार की सीध में होता है तो वहाँ पर उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो यहाँ पर ये तार और इस तार के कारण इस पॉइंट पे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, केवल जो अर्धवृत्त है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को अगर हम इस डायरेक्शन में मोड़ें, इस डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में, तो हमारा अंगूठा अंदर की ओर आएगा, जो कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगा। तो पहले चित्र में क्रॉस के रूप में होगा, लेकिन इस वाले चित्र में अगर हम उंगलियों को अंगूठा धारा दिशा में करके और सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़े तो सीधे हाथ की उंगलियां इस तरीके से मुड़ेंगी, ये बाहर की ओर, ये अंदर की ओर। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिशा बाहर की ओर होगी, इसे डॉट के द्वारा लिखेंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। राइट फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। इसका जो प्रथम नियम है उसके अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध या गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जबकि इसका जो द्वितीय नियम है वो बताता है कि किसी कुंडली में जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 12, किसी प्रत्यावर्ती परपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है। यदि R बराबर 8 ओम, XL बराबर XC 6 ओम है तो निम्न का मान लिखिए। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान RMS और परपथ की प्रतिबाधा। ठीक है बच्चों। इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट applied voltage is 220 volt. If R equal 8 ohm, XL बराबर XC बराबर 6 ओम, then write the value of the following: A रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और B इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। तो बच्चों हमारे घरों में जो आने वाली धारा होती है, जब वोल्टेज होते हैं, उससे जिस मीटर के द्वारा नापते हैं वो मीटर जो होता है वो धारा या वोल्टेज के RMS मान को पढ़ता है। अगर किसी भी प्रश्न में वोल्टेज दे रखे हैं या धारा दे रखे हैं तो वो हमेशा उसके RMS मान ही होते हैं, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में 220 वोल्ट है, तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। और जो प्रत्यावर्ती धारा नापने वाला वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा धारा का RMS मान पढ़ता है। इसका शिखर मान 311 होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रश्न में जो भी वोल्टेज दिया जाता है ना या धारा दी जाती है वो हमेशा RMS होती है। तो RMS मान इसका हो गया 220 वोल्ट। प्रतिबाधा देखो बच्चों XL XC के बराबर है सर्किट अनुनाद की स्थिति में, और जब सर्किट अनुनाद की स्थिति में होता है तो उसकी बाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। तो प्रतिबाधा आ जाएगी 8 ओम, क्योंकि देखो सूत्र है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये LCR परपथ की प्रतिबाधा का सूत्र। जब XL XC बराबर हो जाते हैं और परपथ अनुनाद की स्थिति में होती है तो प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा है अपनी वीडियो में, और प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा 8 ओम। बहुत ही छोटा प्रश्न है, देखो बच्चों ऐसे प्रश्न बोर्ड में आते हैं।
चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को मैक्सवेल समीकरण के रूप में लिखिए। राइट गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इन द फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो चुंबकत्व में जो गाउस का नियम था मैक्सवेल ने उसे संशोधित बिल्कुल नहीं किया, तो बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर 0, बिल्कुल ऐसे की ऐसे लिखना है। और 1/√μ0 का मान लिखिए। तो इसका मान होता है बच्चों, ये जो सूत्र है ये प्रकाश की चाल का सूत्र है। ये इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये प्रकाश की चाल c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका मान होता है। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से और विरल माध्यम में जाती है, ऐसे कोई प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो विरल माध्यम में ना जाकर वापस से सघन माध्यम में लौट आती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। कोई तत्व ए निम्न 2 चरण प्रक्रियाओं द्वारा तत्व सी में विघटित होता है, तो हमें बताना है कि ए बी और सी में से समस्थानिक युग्म छांटिए। एन एलिमेंट ए डिकेज into element C by the following 2-step process. Select pair for isobars from elements A, B and C. तो देखो बच्चों मान लीजिए ये तत्व A है, इसका परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A है, ठीक है। अगर इसमें से 2He4 एक हीलियम का परमाणु निकल जाता है, मतलब अल्फा कण, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, Z-2 और B बन जाएगा, और उसके द्रव्यमान में से 4 बाहर निकल गया तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब दोबारा रखेंगे Z-2 B A-4, और इसमें से बाहर निकल गया है -1 E0 1, तो ये ऋणात्मक बीटा कण है। और ध्यान करो जब एक ऋणात्मक बीटा कण बाहर निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कितने बाहर निकल रहे हैं 2, तो परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो Z-2 + 2 तो परमाणु क्रमांक वापस से Z हो जाएगा, लेकिन इसकी जो द्रव्यमान संख्या है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A - Z। तो A और C दोनों के परमाणु क्रमांक कैसे हैं समान, तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वही समस्थानिक या आइसोबार होते हैं। तो A और C जो युग्म है वो समस्थानिक का कहलाया जाएगा। चित्र P एवं सारणी Q से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ लॉजिक गेट्स रिलेटेड टू फिगर P एंड टेबल Q। बच्चों ये जो चित्र है ये एंड गेट का चित्र है, ये एंड गेट है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, देखो 0 0 0 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। और गेट होता है उसके जो ऑपरेशन है वो A+B है, और एंड गेट है उसका ऑपरेशन है A.B। लेकिन अगर हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 0 में अगर हम 1 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, मतलब ये और गेट है, ये फॉलो कर रहा है A+B। देखो तो ये A+B के अनुसार आंसर आ रहा है, मतलब और गेट के अनुसार। तो 0 में अगर 0 जोड़ेंगे 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1, ठीक है। और ये नॉट है, 0 उल्टा कर देता है नॉट, 1 1 का उल्टा 0, तो नॉट प्लस और बराबर ये नॉर गेट की बच्चों सारणी इस तरीके से चेक करेंगे। देखो बच्चों एक बार फिर मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में दिए गए परपथ चित्र में अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कीजिए। इन द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S इन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज। तो बच्चों सबसे पहले अगर कभी भी मीटर ब्रिज का प्रश्न मिले तो ये हमेशा याद रखो, ये जगह R की है और ये जगह S की है। कल मैंने जो वीडियो में क्वेश्चन कराया था वहाँ पर S दे रखा था और R पूछा था। तो इसका जो फार्मूला है वो है S = 100 - L/L × R। L संतुलित लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल यहाँ S ही पूछा गया है, तो 100 - 40/40 × 4। ऊपर कितना बचा 60/40, 4 से 4 कैंसिल, S का मान आया 6
ओम। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका ए प्रश्न है, दिक्काल मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर का परिमाण 9.3 वोल्ट पर मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। इन फ्री स्पेस एट ए पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर इज 9.3 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर एट द पॉइंट। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला है C बराबर E अपॉन बी। तो B पूछा है तो B बराबर E अपॉन सी। ठीक है, E की वैल्यू है 9.3, C की वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात माइनस 3 गुणा 10 की घात प्लस 8, माइनस नहीं प्लस, 3 से काटेंगे तो B बराबर 3.1 गुणा 10 की घात माइनस 8 टेस्ला। अगला प्रश्न है, परावैंगनी अवरक्त तथा एक्स किरणों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। आउट ऑफ अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड एक्सरे हुज वेवलेंथ इज मैक्सिमम। तो बच्चों अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम परावैंगनी किरणों की सबसे कम होती है एक्सरे की। अब बच्चों अगला है सुमेलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट है, सेकंड को मैच कराना है। तो म्यू बराबर 10 IP। बच्चों ये ब्रूस्टर नियम है, ये ब्रूस्टर का नियम है। क्यू तो ए है वो क्यू के कॉलम के बराबर है, तो एक आंसर है क्यू। म्यू बराबर 1/sin IC, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये आता है सूत्र। म्यू बराबर sin I बटे sin R, ये स्नेल का नियम है। और बच्चों ये प्रिज्म का सूत्र है, मतलब R। इस तरीके से हमें ए का आंसर है क्यू, बी का आंसर है एस, सी का आंसर है पी और डी का आंसर है आर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन और निरोधी विभव। डिफाइन द फॉलोइंग इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना। नंबर 1 है वर्क फंक्शन और नंबर 2 है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कार्यफलन क्या होता है बच्चों, धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। और निरोधी विभव अंतक विभव, संग्राहक प्लेट को दिया गया वह निश्चित न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। इसका बी प्रश्न है, 3.31 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3.31 एंगस्ट्रम। तो सूत्र बच्चों ई बराबर HC बटे लैम्डा। एच का मान है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, सी का मान है 3 गुणा 10 की घात 8 बटा तरंगदैर्घ्य है 3.31 एंगस्ट्रम। बच्चों एंगस्ट्रम को मीटर में बदलेंगे तो ये जो संख्या है ये कट जाएगी 2 बार और 3 दूनी 6, ठीक है, और माइनस 34 और ये ऊपर जाएंगे तो 34 में से 8 गए तो माइनस 26 और ये प्लस के 10, तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 16 जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट। बच्चों इसका एक ही फॉर्मूला है, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रम में, और रूट बी की वैल्यू है 400 और 400 का रूट लेंगे तो 20 ये आ जाएगा, और जब इसका भाग लगाएंगे तो शायद 0.613 एंगस्ट्रम के आसपास इसका आंसर आ जाएगा।
अगला है इसमें एक और रह गया ऊपर क्वेश्चन, बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। ठीक है बच्चों, ये बायो-सैवर्ट का नियम लिखना है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, वो अल्प लंबाई धारा के समानुपाती होता है, अल्पांश के समानुपाती होता है, अल्पांश और पॉइंट के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और धारावाही अल्पांश और दूरी के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो ये नियम लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ लिखिए जबकि वह चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करता है लंबवत और थीटा कोण पर। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में या कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार पथ में गति करने लगता है, लेकिन जब वह थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो वह कुंडलिनी या हेलिक्स पथ पर गति करता है। अगला प्रश्न है, नमन कोण या आनत्य कोण को परिभाषित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो नमन कोण क्या होता है? देखो, ये है चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय सुई को रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाती है, और चुंबकीय यामोत्तर में खींची गई क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे नतिकोण कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा और चुंबकीय यामोत्तर में खींची गई क्षैतिज रेखा के मध्य बने कोण को नतिकोण कहते हैं। तो ये इसका क्षैतिज घटक हो जाता है BH। अगर घटक करेंगे तो ये हो जाएगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक। अब वो बोल रहा है कि नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों घटक बराबर हो जाते हैं। तो नतिकोण का सूत्र tan थीटा बराबर BV/BH। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1, और tan कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो 45, तो थीटा बराबर 45। तो अगर नतिकोण का मान 45 डिग्री होगा तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो इसके घटक होंगे वो दोनों बराबर होंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के बोर की 2 अभिक्रियाओं को लिखिए। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो बिल्कुल करना है। बोर के 3 परिकल्पनाएं आती, उनमें से किन्हीं 2 अभिक्रियाएं लिखिए। राइट बोर्स Ne2 पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो बोर की पहली अभिक्रिया यह कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षम चक्कर लगाता है, और उसके लिए आवश्यक जो अभिकेंद्री बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले कूलम के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसकी दूसरी परिकल्पना यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कक्षम चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। और तीसरी परिकल्पना इसकी यह है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है ना ही उत्सर्जन करता है, लेकिन जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, लेकिन जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता 6 का नियम लिखिए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का क्षयांक 10⁻³ प्रतिवर्ष है, इसकी अर्धायु काल का मान वर्ष में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम ये रदरफोर्ड-सोडी का नियम है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है रदरफोर्ड-सोडी का नियम। इसके अनुसार किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस क्षण उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अब इस प्रश्न में उसने क्षयांक मतलब लैम्डा दे रखा है 10⁻³ प्रतिवर्ष, अर्धायु काल पूछा है, तो एक सूत्र है अर्धायु काल बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। तो 0.693 10⁻³ को ऊपर ले आएंगे +3 मतलब 1000, और जब 1000 से गुणा करेंगे तो 693 वर्ष इसका आंसर आएगा। और लास्ट प्रश्न उसमें गाउस के नियम पर आधारित है। दिए गए चित्र में पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो गाउस ने बोला किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश घिरा है? तो Q बराबर Q1 + Q2। और बच्चों, आवेश अदिश राशि है इसीलिए इसका बीजगणित योग करना है। तो 2 माइक्रो कूलम में अगर हम जोड़ेंगे प्लस मतलब -1 माइक्रो कूलम, तो -1 माइक्रो कूलम वो +1 माइक्रो कूलम आंसर आएगा। कुल आवेश इसके अंदर कितना है? 1 माइक्रो मतलब 10⁻6 कूलम, और 8.85 गुणा 10⁻12। तो जब 1 में 8.85 का भाग लगाएंगे
तो 0.113 गुणा 10 की घात प्लस 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई है, बड़े क्वेश्चन भी बनाए हैं और जल्दी ही कल एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।